हेलो बच्चों, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से लाइफ साइंस क्लासेस से आपके लिए सेल पर थर्ड लेक्चर देने के लिए फिर से हाजिर। और इसके बाद जो टॉपिक है, जैसे कि आपको ध्यान होगा कि पिछले दो लेक्चर्स हमारे सेल पे हो चुके हैं, ठीक है ना। हमारा शुरुआत का जो लेक्चर था जिसमें सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, रॉबर्ट हुक ने कैसे कैसे बताया था, ठीक है ना, कि कैसे फर्स्ट डेड सेल के बारे में कैसे उन्होंने रिसर्च किया, एक बुक लिखा माइक्रोग्राफिया जिसमें उन्होंने सेल के बारे में बताया था, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि स्लाइडन स्वान नाम के साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर और रुडोल्फ वर्चोव के हेल्प से एक सेल थ्योरी मिली, ठीक है ना, जो सेल के बारे में स्पेशली कुछ बताती है। तो उनको हम लोग सेल थ्योरी कह लिए थे, ठीक है ना। और उस सेल थ्योरी पे कुछ कुछ पॉइंट्स भी थे, तो उन सारे सेल्स के रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उन सबको हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब वो आगे तो मेंशन हो गया है, अब आगे के मेंशन होने के बाद अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। हमारा लेक्चर थर्ड होने जा रहा है सेल पर, जो आगे हम लोग लेकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर भी इन सब के बावजूद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और करेंगे, जिसमें सेल से रिलेटेड ही बातें करनी है। थर्ड लेक्चर है हमारा, इसको ध्यान रखोगे और आगे इसको लेकर पूरा करोगे, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग एक वर्ड पे बात करते हैं जैसे सेल साइज और सेल शेप के बारे में, तो मेनली हमारा एक टॉपिक आता है जैसे सेल का साइज कैसा होता है। सेल बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, इसको लेकर थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सेल साइज और शेप को लेकर मेनली हम लोग स्टडी करेंगे। अब जैसे कि बहुत सारे सेल के साइज होते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो एक तरफ अगर सेल लिख लें और एक तरफ इसकी साइज की बात कर लेते हैं, तो चलो यहाँ से हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे सेल और उसके साइज को लेकर, ठीक है। तो चलो यहाँ से देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं नॉर्मली 1 2 3 करके, नॉर्मली बहुत सारे सेल हैं, फिर भी दो चार का पढ़ लेते हैं, काफी होता है, ठीक है ना। जैसे सबसे लंबा सेल हमारी बॉडी में, जैसे ह्यूमन की बॉडी में सबसे जो लंबी सेल होती है उसको हम लोग न्यूरॉन सेल कहते हैं। न्यूरॉन, ये सबसे लंबी सेल होती है, न्यूरॉन सेल, ठीक है। न्यूरॉन सेल की बात करते हैं तो न्यूरॉन सेल का जो लेंथ होता है वह ऐसा बताया जाता है कि अबाउट, लगभग, है ना, अबाउट 1 मीटर, 1 मीटर के आसपास होता है। कुछ लोग इसको 90 सेंटीमीटर भी बताते हैं, कहीं 80 सेंटीमीटर भी बताया गया है, ठीक है। बट लगभग लगभग 1 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। हमारे बॉडी की ये लंबी सेल होती है। एक बार ये सेल हमारे बॉडी में बन जाती है तो फिर उसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। उसके अलावा सबसे छोटी सेल की बात हम करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। अगर हम सबसे छोटी सेल की बात करें, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा को, जिसको कि हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ, ठीक है, पीपीएलओ कहते हैं माइकोप्लाज्मा को। यह सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है ना, जिसकी जो साइज है 0.3 म्यू मीटर के करीब होती है। 0.3 म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं विद्यार्थी, म्यू, तो इसको ऐसे कहते हैं 0.3 म्यू मीटर। तो ये माइकोप्लाज्मा की बात हम लोग करते हैं, ठीक है ना। देन आफ्टर अगर हम किसी बैक्टीरियल सेल की बात करें, नॉर्मली अगर हम किसी बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात कर ले, तो बैक्टीरियल सेल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि 3 से 5 म्यूमीटर इसकी लेंथ होती है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। तो ये अलग अलग सेल है, अलग अलग सबकी साइजें होती हैं, ठीक है ना। सबके बारे में नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ोगे, अपनी ह्यूमन बॉडी में ही 200 टाइप की सेल होती है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे आरबीसी की बात करें, ह्यूमन आरबीसी की लेंथ क्या होती है, वैसे ये डिस्क्वायर्ड शेप में होती है, पढ़ेंगे ही हम लोग, ठीक है ना। डिस्क्वायर्ड शेप में होती है तो इसका डायमीटर लेकर हम लोग पढ़ते हैं कि इसका डायमीटर क्या होता है। तो लगभग इसका डायमीटर बताया जाता है, अबाउट लगा देते हैं, लगभग में इसका हो जाता है कि 7.0 म्यू मीटर इसका डायमीटर हो जाता है, किसका, आरबीसी का। तो आरबीसी का डायमीटर हो गया 7.0 म्यू मीटर के फॉर्म में। नॉर्मली एक बैक्टीरियल सेल की अगर, सॉरी, वायरल सेल की बात करें, चाहे वायरस की बात अगर हम करते हैं, ठीक है ना, वायरस की बात करते हैं, तो वायरस की क्या साइज होगी। तो वायरस तो अपने आप में बहुत छोटा ही होता है ना। तो वायरस को लेकर इसकी साइज बताएं हम, तो कहता है कि 7 × 10⁻⁻⁷, 7 × 10⁻⁻⁷ म्यू
मीटर क्यूब, म्यू मीटर क्यूब, वॉल्यूम के फॉर्म में इसका दिया जाता है म्यू मीटर क्यूब, इसका ये साइज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग सेल के इस साइज को देख रहे हैं। न्यूरॉन हमने देखा है, ठीक है, न्यूरॉन हमने देखा। अब देखोगे न्यूरॉन हमने देखा है, माइकोप्लाज्मा देखा, बैक्टीरिया सेल देखा, आरबीसी देखा, वायरस देखा अब तक, ठीक है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक प्लाज्मोडियम की भी बात कर लेते हैं, है ना। एक सेल और आ गया, जैसे कि प्लाज्मोडियम की अगर हम बात कर लें, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम सेल की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम सेल में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो प्लाज्मोडियम सेल के साइज जो होती है 2 म्यू मीटर होती है। प्लाज्मोडियम सेल की जो साइज होती है 2 म्यू मीटर होती है प्लाज्मोडियम की, ठीक है ना। उसके अलावा एक और चाहो तो देख लो, नॉर्मली एग्जांपल के फॉर्म में बोन या मसल सेल्स, चाहे बोनी मसल सेल्स, ऐसा मसल सेल जो बोन से चिपका होता है, ऐसे मसल सेल्स में लगभग 1 से 40 तक इसकी साइज होती है। मन करे तो याद कर लो, है ना, अदरवाइज कोई खास नहीं, कितना याद करोगे। बोनी मसल सेल, है ना, बोनी मसल्स सेल, हम इसकी बात कर लेते हैं, इसके साइज की बात कर लेते हैं। तो बोनी मसल सेल्स में अगर आप देखोगे ना, तो ये लगभग लगभग जो होता है, ये 1 से लेकर ना लगभग 40 ध्यान देना 40 यहाँ तक इसकी साइजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली हम लोग सेल के साइज की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी की ही बात करो तो ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। बट सबको लेकर उतना पढ़ना नहीं है। बट नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो 100 ट्रिलियन सेल्स का नंबर माना जाता है, ठीक है। तो आगे अगर हम देखना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा आगे समझना चाहें, ये बात हम लिख देते हैं, ठीक है, आपको समझने में सुविधा होगी। अगर सिर्फ नंबर्स की बात अगर हम कर रहे हैं, जैसे नंबर, है ना, नंबर की बात करते हैं, तो वैसे तो आप देख लो, नंबर ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स की बात अगर करते हैं, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जरा ध्यान देना, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर तो बहुत हो गए ना, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में जैसे कि आप वर्ड यहाँ देखते हो क्या, कि यूनिसेलुलर में नाम से ही यूनी है, और यूनी का तो मतलब ही होता है सिंगल, एक, ठीक है ना। यूनी का तो मतलब ही होता है सिंगल, एक, और सेलुलर का अर्थ हो गया सेल का बना हुआ, यानी आप कहते हो मेड अप ऑफ सेल, मेड ऑफ सेल, यानी जो एक ही सेल का बना है उसको यहाँ पर हम यूनिसेलुलर कह रहे हैं। तो यूनिसेलुलर तो बहुत सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो यूनिसेलुलर में जैसे कि अमीबा हो गया, है ना, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम है, यूग्लिना है ना, बहुत सारे हैं, यूग्लिना है, ये सारे यूनिसेलुलर एक्सेट्रा कर देते हैं हम लोग, ठीक है, ये तो यूनिसेलुलर है। तो इसमें नंबर ऑफ सेल का कोई मतलब ही नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करने लगते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे ही हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, ठीक है, मल्टी सेलुलर अगर कोई ऑर्गेनिज्म आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप सीधा सीधा एग्जांपल ले लेते हो, जैसे कि सबसे पहले तो आप एक प्लांट लिख लिए, कोई भी प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। प्लांट के अलावा आप लिख लेते हो सीधे सीधे एनिमल लिख लो, तो कोई भी एनिमल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब यहाँ मल्टी सेलुलर में भी अगर आप देखो यहाँ पे समझने के लिए, तो देखो ना भाई, आपने पहले ही लिखा है मल्टी, मल्टी का मतलब ही होता है बहुत सारा, मेनी, मल्टी का अर्थ ही होता है बहुत सारा, मेनी, और सेलुलर का मतलब यहाँ भी हमने लिखवाया था कि मेड अप ऑफ सेल, यहाँ भी अर्थ वही हो गया, मेड अप ऑफ सेल, मेड ऑफ सेल। तो ये सेल्स के बने होते हैं, ये सिंगल सेल का बना है, ये बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल वर्ड ही आ जाता है। तो ह्यूमन के अगर बॉडी की बात करें अकेला, तो अकेला ह्यूमन बॉडी की ही बात करें, कि एक एग्जांपल में अगर हम ह्यूमन की ही बॉडी की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी की ही अगर हम बात करें, तो ऐसा बताया जाता है ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियंस, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 10⁻, को छोड़ो हटाओ, सबसे बढ़िया ऐसे कर दो इसको, 100 ट्रिलियन
ऑफ सेल्स लिख दो सीधे सीधे, 100 ट्रिलियन ऑफ सेल्स ह्यूमन की बॉडी में होते हैं, ठीक है। और इसी टाइप्स की बात अगर कर लो, ह्यूमन बॉडी में टाइप्स की बात कर लो, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में टाइप्स की बात कर लो, तो 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सिर्फ ह्यूमन की बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और सबका साइज अलग होता है, सबका शेप अलग होता है, ठीक है ना। सबका साइज और शेप अलग अलग होता है, ये अलग अलग बातें होती हैं। तो अलग अलग ह्यूमन बॉडी है, लेकिन ओवरऑल 100 ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। और ये जो भी बात बताई जाती है नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, जैसे 100 ट्रिलियन दे रखा है, तो ये एक अंदाजा लगाया गया है जो 60 केजी के पर्सन में ऐसा होता है ना। इना के 100 केजी का पर्सन है तो उसमें भी 100 ट्रिलियन होगा, उसमें ज्यादा होगा। 30 केजी का पर्सन है तो उसमें 100 ट्रिलियन नहीं होगा, उसमें कम होगा, ठीक है ना। लेकिन 60 केजी ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें बताया जाता है कि लगभग 100 ट्रिलियन ऑफ द सेल्स इसके अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ लेकर होती है नंबर ऑफ सेल्स को लेकर, ठीक है। अब अगर हम सेल के शेप को लेकर चलते हैं, तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग सेल है, अलग अलग शेप साइज तो होता ही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम चलें, शेप एंड शेप की बात करते हैं, अगर हम लिख लेते हैं कि एक तरफ सेल्स हो गए और दूसरी तरफ इसका शेप हो गया, ठीक है। तो जरा इसको देख लिया जाए। तो अगर नॉर्मली हम लोग पढ़ने का कोशिश करें, तो जैसे कि न्यूरॉन पहला लिख लो, न्यूरॉन सेल की बात होती है, तो न्यूरॉन सेल इलोंगेटेड माना जाता है, इलोंगेटेड, है ना, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड होता है, लंबवत होता है, ऐसा बताया जाता है। आरबीसी सेल की बात करें हम, आरबीसी सेल की बात करें तो डिस्क्वायर्ड कहा जाता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। बाइकनकेव भी लिखा जाता है ना, ये शेप होता है इसका आरबीसी का। डब्ल्यूबीसी का अगर हम बात करें तो लगभग स्फेरिकल इसका शेप बताया जाता है, स्फेरिकल इसका शेप बताया जाता है ना। कार्डियक सेल की बात करें हम, हार्ट का सेल होता है ये कार्डियक सेल, ये ब्रांच्ड सेल होता है, ब्रांच्ड बटा हुआ सेल होता है। अगर हम ओवम सेल की बात करें, ह्यूमन फीमेल में अवेलेबल होता है ओवम सेल, ठीक है ना, ओवम सेल। तो ये ओवल शेप बताया ही जाता है, ओवल कहो स्फेरिकल कहो, है ना, ये दोनों इसमें चलता है। और स्पर्म सेल में भी लिखा जाए तो स्पर्म सेल को भी एक तरह से लॉन्ग शेप ही कहा जाता है, इसका लॉन्ग शेप ही होता है, क्योंकि इसका टेल वाला पार्ट काफी लंबा होता है। और ऐसे भी बता देना चाहिए, ह्यूमन बीइंग के अनुसार ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल है ना, लार्जेस्ट सेल कहा जाता है इसको, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। और इसको स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये बात हम इसको यहाँ पर लेकर कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक अलग से भी बात यहाँ पर मेंशन कर देना ठीक होगा, वैसे नेचर में सबसे बड़ा सेल किसको कहते हैं, ऑस्ट्रिच एग को, ठीक है। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ऑस्ट्रिच एग होता है ना, ऑस्ट्रिच एग। तो ऑस्ट्रिच एग जो है सबसे बड़ा सेल माना जाता है बॉडी के, ठीक है ना, ध्यान देना है, ऑस्ट्रिच एग। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिच एग के बारे में चर्चा करते हैं, तो एग है तो ऑब्वियस सी बात है इसका शेप कैसा होगा, तो ऑस्ट्रिच एग यहाँ अगर लिख दिया गया है, लिख ही देते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रिच एग, ओ लिखकर, तो ऑस्ट्रिच एग, तो ऑस्ट्रिच एग, एग है तो ऑब्वियसली ओवल शेप होता है, ठीक है ना, ओवल शेप होता है। और इसके साइज की बात करें तो 170 इंटू 135 mm, 170 135 mm इसका साइज बताया जाता है। और वही सबसे स्मॉलेस्ट की बात कर लें, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पीपीएलओ को भी कहते हैं, पीपीएलओ पहले भी लिखा हुआ है, पिछले टॉपिक में हम लिखे हैं। माइकोप्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा सेल कहा जाता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा सेल कहा जाता है। ऑलरेडी पीछे वाले टॉपिक में हम लोग माइकोप्लाज्मा का साइज भी ऑलरेडी लिख रखे हैं हम लोग, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा का साइज लिख रखे हैं 0.3 म्यूमीटर, आपको याद होगा
0.3 लिख चुके हैं हम लोग, 0.3 म्यू मीटर इसका साइज हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे बॉडी के सेल और शेप होते हैं उसके, तो इस हिसाब से हम लोग इसको आगे लेकर पढ़ते हैं। और भी सेल हैं जिसका शेप वगैरह होता ही है, हम लोग सबके बारे में पढ़ने की कोई सिलेबस में ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट वी कैन कंप्लीट दिस। थोड़ा सा आप चाहो तो इसको एक्स्ट्रा से भी सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा सेल शेप साइज नंबर के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी की बात होगी, कुछ अनदर बॉडी की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो, अब इससे हम लोग थोड़ा सा और आते हैं आगे, ठीक है। और आगे में जरा ये समझना क्या, ठीक है, ये आप चाहो तो लिख सकते हो, इसको लिख लेना ठीक होगा, आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए इसका पूरा स्क्रीन आपके पास होगा, नोट कर लेना बेटर चीज़ होता है, ठीक है। अब आगे जरा हम और बात करने की कोशिश करें, तो नॉर्मली जैसे कि हम सेल की बात करते हैं, तो सेल जो है यूनिट ऑफ लाइफ है, हम लोग पहले से जानते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहो, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहो, यूं कहो कि लाइफ की ओरिजिन यहीं से है ना। तो दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग होते हैं सारे के सारे जो है सेल से बने होते हैं। और दुनिया में ऐसा नहीं है कि अगर जीव बना, ऑर्गेनिज्म बना, एक सेल का ऑर्गेनिज्म पहले बना है इस धरती पर, हमें ये बात अच्छे से जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस अर्थ पे, हमारी ब्रह्मांड में, इस धरती पर अगर सेल का निर्माण हुआ तो सबसे पहले एक सेल का जीव ही बना था, एक सेल का ऑर्गेनिज्म ही बना। लेकिन क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक सेल से बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है या वो पूरी तरह से डेवलप था क्या? नहीं, वो पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं था, समय लग गया, समय लग गया। एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी पूरी तरह से डेवलप नहीं था, वो जस्ट सेल था, बट नॉट अ कंप्लीट सेल था, क्योंकि सेल के उसमें सारे कैरेक्टर नहीं थे, ठीक है ना। इस हिसाब से जो शुरुआत में सबसे पहले जो सेल बना उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। फिर धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के दौरान प्रोकैरियोटिक सेल से ही इवॉल्व हुआ यूकैरियोटिक सेल। तो पहले धरती पर जो सेल बना और सेल से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म हुए वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाए, और वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वही बात करने जा रहे हैं, यानी यहाँ पर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ एक वर्ड लिखना बिल्कुल बुरा नहीं होगा, हम लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम लिखें ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, या आप डेवलपमेंट नहीं लिखते हो तो आप एक और वर्ड लिख सकते हो यहाँ पर, इवोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, है ना। जैव विकासवाद आपको पढ़ना होता है, जैव विकासवाद। तो डेवलपमेंट के बेस पर अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर सेल दो तरह से बताया जा सकता है। पहला जो सेल का टाइप होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल कहलाता है, ठीक है। ये कम डेवलप सेल हुआ, ये शुरुआत का सेल हुआ, है ना। और जो दूसरा सेल होता है ना, उस सेल को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यहाँ ध्यान देना है, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल की बात हो जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल को एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं प्रिमिटिव सेल, प्राचीन सेल भी इसको कहते हैं, प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं। यानी जीवन की जब शुरुआत हुई ना तो सबसे पहले यही बना था, प्रिमिटिव इसको कहते हैं, प्राचीन सेल। इसलिए इसका एक और वर्ड हो जाता है जिसको एंशिएंट सेल भी कह सकते हैं, एंशिएंट सेल भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि ये शुरुआत हुई थी, इसके बनने के लाखों करोड़ों साल के बाद यूकैरियोटिक सेल का निर्माण हुआ था। ये एक जरूरी बात होती है, पहले प्रोकैरियोटिक बना फिर यूकैरियोटिक बना था, है ना। जैसे कि नाम से ही आता है यहाँ पे वर्ड, एक वर्ड यहाँ नाम से ही, वर्ड से ही एक क्लियर होता है, जैसे प्रो शब्द बना होता है यहाँ पर, तो प्रो का मतलब ही होता है फर्स्ट, यानी इसको फर्स्ट सेल कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक वर्ड आता है जैसे यू, ई यू, तो ई यू वर्ड का अर्थ होता है ट्रू, है ना। क्या होता है ट्रू, यानी इसको हम लोग एक तरह से देखा जाए ना तो ट्रू सेल भी कह दें तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ट्रू सेल का मतलब हिंदी में ट्रू को सत्य कहते हैं, तो सत्य नहीं हो गया, है ना, डेवलप्ड सेल हो गया, इवॉल्व सेल हो गया। तो धरती पर पहले प्रोकैरियोटिक सेल बना,
तब जाकर यूकैरियोटिक सेल बना है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म बने, यानी प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, अगर हम यहाँ बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो अगर जरा सा अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म को लेकर, तो यहाँ अगर आप देखोगे, ठीक है ना, तो प्रोकैरियोटिक के जो ऑर्गेनिज्म थे, इसके ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहा गया। यानी प्रोकैरियोटिक सेल से बनने वाले, प्रोकैरियोटिक सेल से बनने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाए। एक ऐसा जीव जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का बना हो, यानी जिसकी बॉडी, जिसकी सेलुलर बॉडी अनडेवलप्ड हो, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अनडेवलप्ड सेलुलर बॉडी, अनडेवलप्ड 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 सेलुलर बॉडी इसकी थी, है ना। ये बात हम लोग इसके लिए कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात हम लोग यूकैरियोटिक सेल की अगर हम करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब ही होता है एक डेवलप्ड बॉडी का ऑर्गेनिज्म, यानी इसका जो ऑर्गेनिज्म था वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाया, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाया यहाँ पर, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाए गए जो इससे बने थे। और ये जो भी इनकी बॉडी थी, इनकी बॉडी का अर्थ हो गया डेवलप्ड सेलुलर बॉडी इनकी थी। इसका अर्थ हो गया कि ये डेवलप्ड डेवलप्ड सेलुलर बॉडी थी, ठीक है ना। डेवलप्ड सेलुलर बॉडी थी, ठीक है, डेवलप्ड सेलुलर बॉडी थी। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पढ़ना चाहें इसको, तो जरा एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, तो प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, तो प्रोकैरियोटिक शब्द में अगर हम देखें, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखो, तो एग्जाम्पल के तौर पे बढ़िया सा एग्जाम्पल इसका होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आया, है ना, यानी अर्थ पे बताया जाता है कि सबसे पहले बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म ही आए थे, ठीक है ना। बैक्टीरिया के अलावा बताया गया जैसे माइकोप्लाज्मा की शुरुआत इसी में हुई थी, माइकोप्लाज्मा, है ना। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जो इस अर्थ पे प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। लेकिन जैसे ही डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, तो डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में बहुत सारा है, जैसे फंजाई आता है ना। आपको प्लांट्स, कोई भी प्लांट ले लो, उसमें आ गया, कोई भी एनिमल ले लो, ये नहीं, सारे के सारे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ही आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो फंजाई प्लांट्स है, एनिमल्स है, हर एक बॉडी जो है इसकी यूकैरियोटिक सेल्स की बनी होती है। यानी हम लोग जो है मानव, हम सभी के सभी मानव, सारे सारे एनिमल्स या कोई डेवलप कोई भी प्लांट अगर आप देख लो, तो सब के सब यूकैरियोटिक सेल के ही बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के नहीं बने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक नॉर्मल सा फिगर देखना चाहते हैं, तो ऐसा बताया जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीजें होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी चीजें नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो होती कौन कौन सी चीजें हैं, कहते हैं कि सेल में जो भी कैरेक्टर होना चाहिए, हर वो कैरेक्टर यूकैरियोटिक सेल में अवेलेबल होता है। सेल का जो भी कैरेक्टर है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो भी फंक्शन होता है, वो सब के सब यूकैरियोटिक सेल से बिलोंग करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल कुछ सिलेक्टेड कैरेक्टर ही रखता है, क्योंकि इसकी तो शुरुआत वैसे ही हुई थी। यही वजह होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हम ऐसे बातें करते हैं, कुछ मामूली सी चीजें ही इसमें अवेलेबल होती है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, अगर, ठीक है, अगर और थोड़ा सा समझना चाहें तो थोड़ा देखो आप। अगर हम इसको देखें, तो देखो आपके पास एक फिगर है यहाँ पर, ठीक है ना। इस फिगर में हम लोगों ने एक प्रोकैरियोटिक सेल की ही बात की है। यह एक बैक्टीरियल सेल है, ध्यान दीजिएगा, यह एक बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना, यह एक बैक्टीरियल सेल की हम बात करने यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द बैक्टीरियल सेल, लिखा ही हुआ है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल का ये एक एग्जाम्पल हो गया। और इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या है, तो एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, सो देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो कंप्लीट बॉडी आप देख रहे हो, ये पूरी बैक्टीरिया की बॉडी है, ठीक है। बैक्टीरिया की इस बॉडी में आप देखो, इस लंबे से पूंछ वाले स्ट्रक्चर का अंडर, इसको एक वर्ड में यहाँ लिखा हुआ है फ्लैजिलम, पूरा नाम लिख देता है बैक्टीरियल फ्लैजिलम, ठीक है ना।
तो बैक्टीरिया की फ्लैजिला होती है, कभी पढ़ा देंगे फ्लैजिला के बारे में। वैसे ये फ्लैजिलम जो लिखा हुआ है, ठीक है ना, फ्लैजिलम, ठीक है, फ्लैजिलम, ये एक धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, लिख देते हैं, है ना, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर, धागा के समान स्ट्रक्चर होता है। इससे ये क्या करता है, तो बैक्टीरिया जो है अपना फूड कैप्चर करता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है फूड कैप्चरिंग, और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है डिफेंस, ठीक है ना। इसका सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है, डिफेंस, खुद की रक्षा करना, है ना। और एक और बहुत अच्छा काम होता है मूवमेंट, गति करना, है ना, मूवमेंट। अगर एक जगह से दूसरी जगह इस बैक्टीरिया को जाना है, तो मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ा हेल्पफुल होता है। इसलिए फ्लैजिला का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें एक ही फ्लैजिला होता है, कहीं कहीं दो दो फ्लैजिला होता है, तो इसको भी लेकर आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैक्टीरिया का फ्लैजिला। बैक्टीरिया के आउटर कवर को जरा देखो, तो सबसे बाहर का देखो, यहाँ पर अलग अलग कवर दिखाया गया, ये देखो, नंबर 1, है ना, ये 1 नंबर कवर हो गया रेड कलर में, नंबर 2 येलो कलर में दूसरा कवर, नंबर 3 ग्रीन कलर में 3, थर्ड नंबर कैरेक्टर जो है 3 नंबर में हो गया। और 1 नंबर देखो, यहाँ पर 1 नंबर में हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैप्सूल लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर 1 नंबर में रेड वाला भाग 1 नंबर में कैप्सूल कहलाता है। फिर इसके अंदर 2 नंबर वाला जो भाग होता है, ये जो है सेल वॉल कहलाता है, 2 नंबर वाला भाग। और अंदर का ग्रीन कलर वाला 3 नंबर का जो भाग होता है, इस 3 नंबर वाले भाग को जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये तीनों के तीनों आउटर कवर के फॉर्म में काम करते हैं, आउटर कवर के फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। और इसको एक तरह से सेल एनवेलप भी कह दिया जाता है, सेल एनवेलप, ठीक है, यानी सेल का आउटर कवर, ठीक है। तो ये हमारे मतलब बैक्टीरियल सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर कवर हो गया, जो 3 लेयर में काम करता है। और ये 3 लेयर पता है सिंगल यूनिट के फॉर्म में काम करता है, वर्क एज सिंगल यूनिट, वर्क एज सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट के फॉर्म में ये काम करता है। इसको आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और फिर आप उसके बाद देखते हो, इसमें ब्लू कलर से जो दिखाया जा रहा है पार्ट, ये साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें राइबोसोम भी होता है। और ये इसमें देखना, ये ग्रीन कलर से छोटा छोटा रेसा जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज द पिली, इसको हम लोग कहते हैं पिली, ठीक है ना। ये इसका पोर्शन होता है, ये किसी चीज से चिपकने में इसको बड़ा मदद करता है। मैंने बैक्टीरिया किसी सरफेस से, किसी लकड़ी से, पत्थर आदि से अगर ये चिपकना चाहता है, तो वहाँ चिपकने में पिली इसकी बड़ी मदद करता है। और दो बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसका जो समझाया जाता है, जैसे एक समझाया गया प्लाज्मिड, हमने यहाँ पर दिखाया है प्लाज्मिड, ये छोटा छोटा पार्ट जो देख रहे हो ये प्लाज्मिड हो गया। और ये बड़ा सा जो पोर्शन ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देखो, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड देख रहे हो, इसमें गोला गोला रेड कलर का दिखाया गया है, ये एग्जैक्टली डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए। इसको हम लोग सर्कुलर डीएनए के नाम से जानते हैं, सर्कुलर डीएनए के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये डीएनए इसमें होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, सच पूछो तो ये इसका न्यूक्लियस है। लेकिन इसका न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता है, इस वजह से इसको न्यूक्लियोइड का नाम दिया गया है। इसका असली नाम यहाँ रखा जाता है न्यूक्लियोइड, यहाँ ध्यान देना, न्यूक्लियोइड इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर प्लाज्मिड, है ना, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मिड के बारे में अलग से बताएंगे हम, यहाँ भी फिगर बना पड़ा है प्लाज्मिड का, तो ये प्लाज्मिड के बारे में चर्चा हो गई, ठीक है ना। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग अलग से नोट बनाकर भी इसको अलग से करेंगे, ठीक है। अब देखो नंबर 2, नंबर 2 में अगर हम आते हैं, तो नंबर 2 में सबसे बढ़िया पॉइंट यहाँ पर आ गया आपके लिए यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आ रहा है यूकैरियोटिक सेल का आ रहा है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की हम बात यहाँ करते हैं।
यूकैरियोटिक सेल में अगर और ठीक से इसको समझना चाहो, ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखो इसको, हम लोग और इसको बड़ा करके थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है, ये यूकैरियोटिक हो गया, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात यहाँ अगर कर देते हैं, ठीक है, तो चलो देखो एक बार फिर से इसको। तो यूकैरियोटिक सेल यहाँ हो गया, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल यहाँ कंप्लीट हो गया। तो यूकैरियोटिक सेल है, तो ये अगर एनिमल सेल है तो इसमें सबसे आउटर कवर का जो फॉर्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल में हर एक तरह का कैरेक्टर होता है, ठीक है, लेकिन अगर एनिमल सेल होता ये, तो इसका आउटर मोस्ट कवर जो है, इसका आउटर मोस्ट कवर जो होता है वो सेल वॉल कहलाता है, लेकिन इसका आउटर मोस्ट कवर जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये एकदम देखो, ये आउटर सा जो कवर दिखाई दे रहा है आपको, ये कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। और देखो साइटोप्लाज्म इसमें भी होगा, इसमें येलो कलर से जो पॉइंट सब दिखाया जा रहा है पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वहां भी था, साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी होता है, ठीक है। चलो, उसके अलावा राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी था, इसमें भी होता है, थोड़ा सा पढ़ना होगा अलग से, राइबोसोम के बारे में बताएंगे हम, दोनों के राइबोसोम में क्या डिफरेंसेस होता है, ठीक है। तो राइबोसोम वहां भी है, राइबोसोम यहाँ भी होता है, ठीक है ना। उसके अलावा ये सब जो स्ट्रक्चर है, यहाँ देखना एक वर्ड हम बात कर रहे हैं, जैसे कि न्यूक्लियस को लेकर, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस को लेकर बातें हो रही हैं, यहाँ न्यूक्लियस है, ये वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है इसमें, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है इसको देखो आप, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई देगा, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो, दिस इज कॉल्ड गोल्गी बॉडी, चाहे गोल्गी apparatus, इसी को हम लोग गोल्गी बॉडी के भी नाम से जानते हैं। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन लेकर हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ लाइसोसोम होता है, जिसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं कि अगर ये ब्रस्ट कर जाता है तो पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर ही एक और स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है सिर्फ एनिमल के सेल में होता है, एनिमल के सेल में होता है, प्लांट के सेल में नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने तो यहाँ लिख दिया है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ लिख दिया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओवरऑल दोनों का दोनों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको पहले मात्र मानकर चलो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्टकट में हम ER कह सकते हैं, तो इस ER के बारे में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक क्या होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक फिगर हो गया जो आपके बॉडी के सेल का हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को आपस में डिफरेंस करके समझाता है ये बॉडी कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है ना। तो चलो बच्चों, हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे थे, हम लोग इसी से रिलेटेड बातें कर रहे थे, ठीक है। और हम लोग फिर से अगली क्लास में मिलेंगे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे। तो जो भी इसका जो मतलब नोट्स वगैरह हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसका नोट्स जरूर से आप बनाओ, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में बैठेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे, एक एक पार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्लास देते हैं, फिर आगे मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, आगे ठीक से पढ़िएगा।